हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 12 की हिस्ट्री के सेकंड टर्म के 6 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत से चांसेस हैं। ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। बाकी मैं आपको पढ़ के समझा दूँगी। और मैंने सेकेंड टर्म के सभी चैप्टर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट समरी करा रखी है, उसमें आपको ईजीली पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपके सभी चैप्टर्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कराती हूँ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 9 में से है, तो उसमें है मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसके राजधानी नगर थे, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है, जो मुगल साम्राज्य था उसका जो हृदय स्थल उसकी राजधानी थी, ऐसा क्यों था, इसको स्पष्ट करना है। तो हम इसका आंसर करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुगल साम्राज्य के हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर थे। यही नगर मुगलों के राजदरबारों के केंद्र थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उदाहरण के लिए लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था, परंतु इसके शासन के 4 वर्ष के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाए जाते रहे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसमें क्या कहा गया है, जितने से पैरा में कहा गया है कि जो मुगलों की जो राजधानियाँ जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान, और यहाँ पे राज दरबार लगाया जाता था। आगे पढ़ेंगे हम। 1570 के दशक में उसने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। यह स्थान अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां प्रसिद्ध सूफी संत मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। मुगल बादशाह के निश्चित चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ गहरे संबंध थे। अकबर ने सिकरी में जुम्मा मस्जिद के निकट ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनवाया। उनके अतिरिक्त अपनी गुजरात विजय की याद में उन्होंने वहाँ बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया। 1585 में उत्तर पश्चिम की ओर अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौरी स्थानांतरित कर दिया। अब इसमें बताया गया जो अकबर थे उन्होंने चिश्ती बनवाई सूफी की, और उन्होंने मस्जिद बनवाई। तो इसमें यही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और आगे हम पढ़ते हैं इसके। 1648 में मुगल दरबार तथा राज परिवार, सेना व राजसी खानदान आगरा से नव निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। जमा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की विश्व विधि और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर स्थित थे। शाहजहां का यह नया शहर विशाल एवं भव्य राजतंत्र की औपचारिक कल्पना का प्रतीक था। ये हमारा एक क्वेश्चन था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये 6 मार्क का क्वेश्चन था। तो एग्जाम में ये आने के बहुत से चांसेस हैं, आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कराती हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी। तो ये हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के बाद जमींदार भू राजस्व को अदा करने में लगातार असफल रहे। इसके कारणों और परिणामों की परख कीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसका आंसर करते हैं। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ दशकों तक जमींदार अपनी राजस्व मांगों को अदा करने में लापरवाही करते रहे। परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया राशि बढ़ती गई। अब इसमें क्या कहा गया है, जो जमींदार जो लोग थे वो अपनी राजस्व जो था उनका वो नहीं देते थे, ठीक है, वो अदा नहीं कर पाते थे। उनकी जो लापरवाही थी उसका परिणाम क्या हुआ कि जो राजस्व की जो राशि थी बकाया वो काफ़ी बढ़ती गई। जो बकाया राशि थी वो बढ़ती जा रही थी, तो उसके क्या कारण थे, तो हम इसके कारण पढ़ेंगे। जमींदारों की इस असफलता के निम्नलिखित कई कारण थे, ठीक है। अब हम पहला कारण पढ़ेंगे। प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता था कि यदि मांगों को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर मूल्य वृद्धि और खेती का
विस्तार होने पर आय में वृद्धि होगी, परंतु कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए ही कंपनी ने राजस्व मांगों को ऊंचे स्तर पर रखा। हमारा सेकंड पॉइंट है, हम इसको करेंगे। ऊंची राजस्व मांग 1780 के दशक में लागू की गई। उस समय उपज की कीमत कम थी। रियायत के लिए जमींदारों को उनकी देय राशि चुकाना कठिन था। इस स्थिति में जमींदार किसानों को पूरा राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था, जिसके कारण वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि नहीं चुका पाता था। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ इसके अंदर। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान आवश्यक था। सूरस विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तिथि को सूरस होने तक भुगतान नहीं आता तो जमींदार की नीलामी की जाती थी। जमींदार की जो जमींदारी होती थी उनको नीलाम की जाती थी। हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें, इस्तेमारी बंदोबस्त के जमींदार की शक्ति को रियायत से राजस्व इकट्ठा करने और जमींदारों का प्रबंधन करने तक ही सीमित कर दिया था। परिणाम था इसका, जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने की निम्नलिखित परिणाम निकले। जमींदारियों की नीलामी, जो जमींदार थे उनकी जो जमींदारियाँ थी, ज़मीन जो थी और भी जैसे हवेली हो गए, कुछ किसी प्रकार के उनके पास जो धन दौलत है उनकी नीलामी होती थी। तो इस्तेमारी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था। जो इस्तेमारी बंदोबस्त था आप देख सकते हैं कब लागू हुआ था। इसके अनुसार जमींदारों को एक निश्चित राजस्व राशि कंपनी को देनी होती थी। ये राशि उसे एक निश्चित समय तक चुकानी होती थी। ऐसा न करने की स्थिति में उनकी जमींदारी नीलाम की जाती थी। इसके बदले उसे अपनी जमींदारी पर खेती करने वाले किसानों से कर वसूलने का अधिकार था, परंतु अधिकांश जमींदार रियायतों से समय पर कर वसूल कर पाने के कारण पूरी राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे। कुछ जमींदार जानबूझकर भी राजस्व अदा नहीं करते थे। फलस्वरूप उस पर बकाया राशि लगातार बढ़ती रही थी। कंपनी उसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती थी, अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अधिकतर जमींदारियां नीलाम कर दी गईं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें जमींदारियां बचाने के लिए हथकंडे। जो जमींदार जो होते थे अपनी जिम्मेदारी को बचाने के लिए क्या हथकंडे अपनाते थे, इसके अंदर ये हमें बताना है। जमींदार अपनी जमींदारियों का अपना नियंत्रण बनाने रखने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाते थे। पहला है, अपनी भू संपदा की बिक्री के समय उनके अपने ही आदमी ऊंची बोली लगाकर जमींदारी को खरीद लेते थे। वह बाद में वह खरीद की राशि चुकाने में इनकार कर देते थे। इस प्रकार जमींदारी जमींदार के नियंत्रण में ही रहती थी। नेक्स्ट है, फर्जी बिक्री के कारण जमींदारी को बार बार बेचना पड़ता था। बार बार बोली लगाने से सरकार तथा बोली लगाने वाले दोनों ही थक जाते थे। जब कोई भी बोली नहीं लगाता था तो सरकार को वह जमींदारी पुरानी जमींदार को ही कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी। कंपनी के निर्णय के अनुसार स्त्रियों से उनकी संपत्ति को नहीं छीना जा सकता था। जो कंपनी थी उनके अनुसार क्या था, अगर किसी भी स्त्री के पास किसी भी प्रकार की संपत्ति है तो उनसे वो संपत्ति नहीं लेने का अधिकार नहीं था। अतः जमींदार अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता अथवा परिवार की किसी अन्य महिला सदस्य के नाम कर देते थे, ताकि उस समय तक उनका नियंत्रण बना रहे। जब कोई नया खरीदार जमींदारी खरीद लेता था तो पुराने जमींदार के लठियाल मार पीट कर उन्हें भगा देते थे। कभी कभी स्वयं रेत नए खरीदार को जमींदार जमीन में घुसने नहीं देते थे। अब ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 11 का है, तो हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। यह गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं।
1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद ही 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध पर अधिकार की कहानी कुछ लंबी है। 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में यह शर्त थी कि नवाब अपनी सेना समाप्त कर देते, रियासतों में अंग्रेज टुकड़ियों को तैनात कर और दरबार में विराजमान ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करें। अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध अधिग्रहण में अंग्रेजों की रुचि, जो अवध में जो कब्जा किया था अंग्रेजों ने, मतलब क्या कारण थे, उनकी रुचि क्या थी उस पर, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पहला, इसमें उन्हें लगता था कि वहाँ की जमीन नील और कपास की खेती के लिए उत्तम है और इस प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक के आरंभ तक वे देश के अधिकतर बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बांग्लादेश सभी अंग्रेजों की झोली में थे। लगभग एक शताब्दी पहले बंगाल की जीत के साथ आरंभ हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ पूरी हो जाने वाली थी। ये जो क्वेश्चन था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नया है आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 13 में से है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस हैं इस क्वेश्चन का, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें फैली। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको स्पष्ट करना है, इसके उदाहरण स्पष्ट करने हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। यह सत्य है कि गांधी जी जहाँ भी जाते थे वहीं उनकी चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें फैल जाती थी। ठीक है, इसके पहला कारण था, कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के कष्टों को दूर करने के लिए भेजा गया है और उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को आश्रित कर देने की शक्ति है। सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें, कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति ब्रिटिश सम्राट से उत्कृष्ट है और उनके आने से औपनिवेशिक शासन जिले से भाग जाएंगे। थर्ड है हमारा, गांधी जी का विरोध करने वालों के बारे में भयंकर परिणामों का सामना करने की कहानी भी थी, जहां कहा जाता है कि गांधी जी की आलोचना करने वाले ग्रामीणों के घर रहस्यमयी ढंग से गिर गए या उनकी फसलें नष्ट हो गईं। चौथा, किसान महात्मा गांधी का अत्यधिक सम्मान करते थे और उन्हें एक चमत्कारी व्यक्तित्व का स्वामी मानते थे। वे गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से पुकारते थे। वास्तव में गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों तथा अधिकारियों की दमन में सुरक्षा कर सकते थे। उनका मानना था कि महात्मा गांधी जी उनके जीवन में मान, मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले व्यक्ति हैं। गरीब किसानों के बीच गांधी जी की अपील और उनकी साधारण जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखे के प्रयोग में बहुत बल मिला। जाति में महात्मा गांधी एक व्यापारी थे, जबकि पेशों से वह एक वकील थे, परंतु उनकी सादा जीवन शैली तथा हाथों में एक काम करने के प्रति लगन के कारण वह गरीब किसानों से अत्यधिक सहानुभूति रखते थे। दूसरी ओर गरीब किसान उनकी
महात्मा की समान पूजा करते थे। अब 5th पॉइंट है हमारा इसमें, बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी से तभी विश्वास करेगा जब उनके गुड़ उत्पादन के कारखाने में गन्ने के रस से भरा उबलता हुआ कढ़ा 2 भागों में टूट जाएगा, परंतु तुरंत ही वास्तव में बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। अब 6 है हमारे इसमें, आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता से तभी विश्वास करेगा जब उनके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाएंगे। अगले दिन उस खेत का सारा गेहूं तिल में बदल गया। गांधी जी के बारे में अफवाहों से यह पता चलता है कि वे जनता से बहुत ही लोकप्रिय थे। लोगों की उनमें गहन आस्था थी और उनकी कार्यशैली की सफलता पर पूरा भरोसा था। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि ना आया है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 मार्क्स के। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हमारे 15 चैप्टर में से है, संविधान वाले चैप्टर में से, तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है 2 प्रकार से बन सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा ने केंद्र की शक्तियों का संरक्षण किस प्रकार किया? इसका उत्तर है, हम इसको करेंगे हम। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी वाद विवाद हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था, जबकि विभाजन एक सच्चाई बन चुकी है, एक दुर्बल केंद्रीय शासक की व्यवस्था देश के लिए घातक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। आगे हमारा इसमें दूसरी और राज्यों मतलब जो प्रांत होती हैं के अधिकारों का सबसे शक्तिशाली समर्थन मद्रास के सदस्य के संतनम ने किया। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पूर्ण वितरण आवश्यक है। यह तख्त एक जिद सी बन गई थी कि सभी शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतन ने कहा कि यह गलतफहमी है कि यदि केंद्र के पास आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारी होगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्व को राज्यों को सौंप देने से केंद्र अधिक मजबूत हो सकता है। ये हमारी 3 सूचियां हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आखिर संविधान में 3 सूचियों द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। पहली जो सूची हमारी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये हमारी 3 सूचियाँ थी। अब हम इसमें बताएंगे जो पहली सूची केंद्र सूची, पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन है। दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों के हैं, परंतु अन्य संघर्षों की तुलना में अधिक विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया है। समवर्ती सूची में प्रांतों की इच्छाओं के विरुद्ध बहुत अधिक विषय रखे गए हैं। दूसरा हमारे इसमें खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर केंद्र सरकारों को ही नियंत्रण दिया गया है। जो काफ़ी ऊंचे जो लेवल के जो कार्य होते हैं ना, तो वो सिर्फ केंद्र सरकारी का नियंत्रण रहता है। तो इसमें एक आ गया अनुच्छेद 356 के अंतर्गत गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद जो हमारा 356 है ना, उसमें जो गवर्नर है उन्होंने क्या कहा है, इसके अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथों में ले सकती है। ठीक है, हमारे इसमें 4th पॉइंट है, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान में राजकोषीय संवाद में की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई है। सीमा शुल्क और कंपनी कर आदि होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई है। कुछ अन्य मामलों में जैसे कि आयकर और आबकारी शुल्क
से होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई है। राज्य स्तरीय शुल्कों से प्राप्त आय पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई है। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर कुछ भी अधिभार और कर लगाने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर, विक्री तथा बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल सकती है। तो ये जो हमारे जो क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पूरे 5 चैप्टर में सेकंड टर्म के जो थे 6 मार्क्स के थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनमें से आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा और जो आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।